नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जंग कुछ महीने बाद शुरू हो जाएगी और इस जंग में सियासत के माहिर खिलाड़ी अपना जौहर दिखाने के लिए तैयार है। एक तरफ बीजेपी मोदी और शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर रण में उतरने वाली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस डीके शिवकुमार समेत कई नेताओं को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप सकती है। मिशन 2023 की तैयारी, जोर लगाएंगे माहिर खिलाड़ी। एमपी का चुनावी मैदान तैयार है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के माहिर खिलाड़ी अपनी ताकत दिखाते दिखेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह के चेहरे को जनता के बीच तो ले ही जाएगी, साथ ही डबल इंजन की सरकार का नारा मध्य प्रदेश में सुनाई देगा। जाहिर है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश शुरू से ही काफी अहम रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यानी 31 मई को पीएम मोदी इंदौर आ सकते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। विकास मध्य प्रदेश का मॉडल है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत हमारी ताकत है और शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का विकास इस मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण जो जीवन बदलने का काम कर रहा है, हर गरीब का, हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति का, ये हमारी ताकत है। बीजेपी ने तो अपने माहिर खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि कर्नाटक की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी समीकरण बैठाते दिखेंगे। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा और प्रमोद तिवारी भी एमपी के रण में हाथ आजमाते दिखेंगे। पार्टी एक पूरा परिवार है। जैसे हम लोग सब वहाँ कर्नाटक गए थे, वहाँ चुनाव था, तो अगर घर में शादी होती है तो तमाम रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं और मेहनत करते हैं। कोई तंबू लगवा रहा होता है, कोई पानी पिलवा रहा होता है, तो सब अपना काम करते हैं और करेंगे। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि एमपी में शहमात के लिए बिसात बिछने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने माहिर खिलाड़ियों को 2023 के रण के लिए तैयार कर रहे हैं। अब जिस पार्टी के भी खिलाड़ी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, निश्चित ही एमपी की ट्रॉफी उसी के हाथ में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम चेहरा कौन होगा, ये चुनाव जीतने के बाद पार्टी की प्रक्रिया के तहत ही तय होगा। जी हां, भोपाल पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पार्टी चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद प्रक्रिया के तहत ही नाम तय होगा। चुनाव जीतकर हम लोग आएंगे और सरकार बनाएंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। मैंने आते ही प्रेस वार्ता में क्या बोला, मुद्दों पर आधारित चुनाव होंगे। आप चेहरों पर आधारित क्यों बनाना चाहते हैं चुनाव? मुद्दों पर रहने दीजिए लड़ाई। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, उसी पे रहेगा, उसी प्रक्रिया पे हम चलते हैं। चुनाव आते हैं तो जुबानी जंग भी तेज हो जाती है। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बीच जारी जुबानी जंग न केवल तेज हो रही है बल्कि थमने का नाम भी नहीं ले रही है। 84 के दंगों को लेकर शुरू हुई बयानबाजी अब इस कद तक पहुंच चुकी है और दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। वीडी और नाथ में चैलेंज वॉर, वार पर पलटवार हर बार। मध्य प्रदेश की सियासत वार पलटवार के दौर से गुजर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। वीडी शर्मा ने मंगलवार को सबूत लाने के लिए कमलनाथ को चैलेंज दिया, जिसके जवाब में कमलनाथ ने ये कहकर जंग को और धार दे दी कि वो वीडी शर्मा के कद के नहीं हैं। फिर क्या था,
वीडी शर्मा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और कहा कि सही में वो कमलनाथ के कद के नहीं हैं और ना होना चाहते हैं। वीडी शर्मा अपने क्षेत्र के लोगों से पूछे, सबसे बड़ा गवाह वीडी शर्मा के क्या कार्य है, उनके क्षेत्र की गवाह है, उनका क्षेत्र के लोग गवाह है। ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूं और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। वीडी शर्मा एक सामान्य किसान और गरीब का बेटा है। मैं अपने आत्मबल पर काम करता हूं। अब इस जुबानी जंग की तह तक चलते हैं और बताते हैं कि ये लड़ाई आखिर शुरू कहां से हुई। दरअसल वीडी शर्मा ने 84 के दंगों को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में पीसीसी चीफ ने कहा कि वीडी शर्मा अपने काले कामों को छिपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं और इसी के जवाब में वीडी शर्मा ने चैलेंज किया था कि वो एक भी लाइन निकाल कर दिखा दें तो उस दिन लड़ाई आमने सामने होगी। वीडी शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम हैं उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की है। कमलनाथ जी ने कहा है कि वीडी शर्मा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस देश की कैबिनेट के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मंत्री रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, वीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल देंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। फिलहाल बयानों की धार देखकर कहना मुश्किल है कि ये जुबानी जंग आखिर कब थमेगी, क्योंकि मौका भी चुनाव का है तो ये थमने की उम्मीद भी कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। यहां कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चुनौती दे दी है। जी हां, उषा ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय सिंह को महू से चुनाव लड़ना चाहिए, हम तैयार हैं, मैं उन्हें महू से चुनाव लड़ने का न्योता देती हूं। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को महू से चुनाव लड़ने की चुनौती देकर सियासी हलचल मचा दी है। मंत्री उषा ठाकुर ने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह तो क्या हम पूरी कांग्रेस को चुनौती देते हैं, आओ मैदान में, हम तैयार खड़े हैं। दरअसल मंत्री उषा ठाकुर यह प्रतिक्रिया उस वक्त दे रही थी जब दिग्विजय सिंह ने पार्टी के कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने से गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ने की बात कही थी, जबकि उषा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को मालवा बुलाकर महू से चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया है। ये मैं तो उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप महू से ही लड़ लीजिए, मेरा आमंत्रण उनको दीजिए कि आप महू से लड़ने आइए। भारतीय जनता पार्टी की सेवा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हम पूरी कांग्रेस को चुनौती देते हैं, आओ मैदान में, हम तैयार खड़े हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बीजेपी कांग्रेस ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी नेता और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को घेरा, उन्हें युवराज कहा। तो वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी बीजेपी को कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और तो और पूरा बीजेपी संगठन अपने नेता के समर्थन में आ गया। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों ट्विटर वार चल रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए बीजेपी नेता और सीएम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को घेरा है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट की शुरुआत करते हुए कार्तिकेय को युवराज बताया है। वहीं युवराज शब्द पर तंज कसते हुए कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, युवराज शब्द कांग्रेस के लिए नया नहीं है, आपकी पार्टी में कई युवराज और शहजादे हैं, ऐसे में कांग्रेस को युवराज बोलने की आदत है। कार्तिकेय सिंह चौहान का ट्वीट आने के बाद पूरा बीजेपी संगठन कार्तिकेय के समर्थन में आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि झूठ बोलकर परिवार को बदनाम न करें, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान का सामना करें। चाहे माननीय मुख्यमंत्री होंगे या पूरी भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करते हुए हम आगे बढ़ने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हमें ऐसे न आरोपों की चिंता है, न इस प्रकार के लोगों से कोई प्रभावित होने वाला है, लेकिन इस प्रकार की आरोप लगाने की मैं कड़ी आलोचना करता हूं। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रही है।
तो उन्होंने कहा बेटों को ही लगाओ, शायद इससे ही कोई थोड़ा बहुत सीटें आ जाए, पर कुछ नहीं होना है। ये सब जनता पूछ रही है, बीजेपी के नेता भी इनसे पूछ रहे हैं, ये बताओ कि कारवां लुटा क्यों, ये स्थिति क्यों आ गई है, ये पूछा जा रहा है उनसे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक हैं। ऐसे में विपक्ष के निशाने पर कार्तिकेय सिंह चौहान हैं। वहीं बीजेपी भी अपने युवा नेता के समर्थन में उतर गई है। मध्य प्रदेश की सियासत में चुनाव तक और क्या क्या देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ट्विटर वार की बात हुई, बात करते हैं मध्य प्रदेश में शुरू हुए एक वीडियो वार की। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी में वीडियो वार चल रहा है। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर मध्य प्रदेश में जीत का दावा किया, तो अब बीजेपी ने वीडियो जारी कर कमलनाथ को हानिकारक बता दिया है। यह वीडियो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग चटकारे लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए तो आप देखिए ये वीडियो। तो अब कांग्रेस का वीडियो भी दिखा देते हैं। प्रभु, आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या आज्ञा प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। जय श्री राम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी, गुना सहित ग्वालियर अंचल के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती हो तो उन्हें माफ करना। सिंधिया ने यह बात शिवपुरी में एक सामाजिक सम्मेलन में मंच से कही है। सिंधिया ने कहा कि मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, पहले की तरह विकास के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। यह माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हार की अपेक्षा सिंधिया को नहीं थी और इस वजह से अब सिंधिया अपने इलाके में पूरी सक्रियता और पूरे जोश के साथ आने वाली नई पारी के लिए जुट गए। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाई और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध, ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है। विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था, इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पॉलिटिकल खबरें और साथ ही फ्लैशबैक में आपको मिलवाएंगे नरोत्तम मिश्रा से। स्वागत है, आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होना है। कांग्रेस जहां राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जाने के लिए लगातार कार्यक्रमों में जुटी है, तो वहीं बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ से दूरी लगातार बनी हुई है। तो कब आए थे पीएम मोदी छत्तीसगढ़, उनकी दूरी को लेकर क्यों हो रही है जुबानी जंग, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2023 का रण
मोदी क्यों नहीं आ रहे छत्तीसगढ़? कांग्रेस पूछ रही सवाल। बीजेपी को घेरने चली नई चाल। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने सियासी बिछाड़ बिछाने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ से लगातार जुड़ाव बना हुआ है। कांग्रेस ने रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया तो जगदलपुर में प्रियंका गांधी ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ से दूरी बनी हुई है। वे 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से ही छत्तीसगढ़ नहीं आए। कई बार उनके दौरे की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन ऐन वक्त पर दौरा किसी न किसी कारण से स्थगित होता रहा। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। देखिए, केंद्र की सरकार 9 साल में पूरी तरह से फेल है। नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, सबके खाते में 15-15 लाख देने की बात की। नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव आता है तभी आते हैं, अब चुनाव आने वाला है तो जरूर आएंगे। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ न आने को कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ है, इसीलिए लगातार केंद्रीय योजनाओं के लिए पैसा आवंटित कर रहे हैं। मोदी जी अगर दूरी बनाते हैं तो हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को नहीं देते हैं, और छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास में पैसा दिया, छत्तीसगढ़ ने अपना अंश नहीं दिया, 11,000 करोड़ रुपया लौट गया। इस बात को लोकसभा में मैंने 2 बार उठाया था। तो पैसा केंद्र दे रही है लेकिन काम नहीं करेंगे। तो ऐसी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी को इन 4-4.5 सालों में बुलाने का इन्होंने सोचा भी नहीं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हजारों करोड़ की और घोषणा करेंगे, इनको पैसा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। इनकी सोच नहीं थी। ये अभी भी आलोचना के शिकार हैं। भले ही बीजेपी ये कहे कि उनकी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ से लगे मध्य प्रदेश में उनके लगातार दौरे ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ न आना कई सवाल जरूर खड़े कर रहा है। क्या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसीलिए वो यहाँ दौरे नहीं कर रहे, या फिर वो छत्तीसगढ़ बीजेपी से नाराज हैं? खैर, जो भी हो, लेकिन पीएम मोदी की प्रदेश से दूरी चर्चाओं का विषय जरूर बनी हुई है, जिसके बहाने कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल का आगाज होते ही सियासी दल जोड़ तोड़ की जुगत में लग गए हैं। कांग्रेस जहां अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में दिखाई दे रही है। इसके लिए अब बीजेपी रूठों को मनाने का अभियान चलाएगी। 15 साल राज करने के बाद छत्तीसगढ़ में 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी को अब नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। चुनाव में करारी हार के पीछे नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को मुख्य वजह माना गया, और इसी नाराजगी का खामियाजा कहीं न कहीं उपचुनाव में भी देखने को मिला। यही वजह है कि अब 2023 में चुनाव को लेकर पार्टी नाराज नेताओं की सूची तैयार कर रही है। नाराज नेताओं की मान मनोबल की जाएगी, साथ ही दूसरे दल में गए नेताओं की वापसी कराने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए पार्टी के रणनीतिकार बेहद गोपनीय तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि पुराने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना बीजेपी की परंपरा रही है। मुझे लगता है चुनाव को देखते हुए कुछ नहीं है हमारे यहाँ, और बीजेपी के नेता नाराज भी नहीं है। सामान्यतया जो काम करते रहते हैं और उसके बाद में जो सक्रिय रहते हैं, कुछ लोग घर में रह जाते हैं या दायित्व नहीं है, ऐसे लोगों से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मिलना चाहिए, जाना चाहिए, परिवार के साथ बैठना चाहिए, और उनको एहसास, तो हमको भी एहसास होना चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी होना चाहिए। तो ये आज का नहीं है, हम लोग की परंपरागत मामले हैं। वहीं बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस तंज कस रही है। मंत्री शिव डहरिया ने नंदकुमार साय की बात करते हुए कहा कि जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने से क्या फायदा। भाजपा का गठन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी के साथ में,
तब नंद कुमार साय जी उसके प्रारंभिक सदस्य थे, संस्थापक सदस्य हैं। ऐसे लोगों का अपमान जब भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, अब जब देख रहे हैं सांप निकल गई तो लाठी पीटने से क्या फायदा है। चुनाव से पहले रूठों को मनाना और अपनों का रूठना सियासत का मिजाज है। फायदा और नुकसान का पता तो चुनाव के बाद चलेगा, लेकिन बीजेपी के इस अभियान से उन नेताओं की बाछें जरूर खिल गई है जो साइडलाइन कर दिए गए थे। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए अब बात कर लेते हैं अतीत के पन्नों की, यानी कि फ्लैशबैक की। बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य होने का दावा है, लेकिन इसका शुरुआती सफर कैसा रहा? कैसे ये 2 सीट वाली पार्टी सत्ता के शिखर पर काबिज हुई? 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव चाय और चर्चा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें साझा की और ये बताया कि क्या है पार्टी की ताकत। बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो आपने बीजेपी का वो दौर भी देखा है जब कठिनाइयां थी, चुनौती थी, और 90 का दशक ही मैं कहूंगा वो दशक था कि जब बीजेपी की एक ताकत उभरती हुई पूरे देश ने महसूस करना शुरू किया था। लेकिन उस समय भी ये दावा करने वाले लोग शायद कम ही थे कि एक दिन ये पार्टी न सिर्फ केंद्र में मेजॉरिटी से शासन करेगी बल्कि देश की 70% जनता तक अपनी गवर्नेंस के जरिए पहुंचेगी। किस तरह देखते हैं आप बीजेपी की इस जर्नी को और क्या महसूस करते हैं, क्या ताकत है बीजेपी की जिसको लेकर आज बीजेपी इतनी ताकत से न सिर्फ नजर आ रही है बल्कि कांग्रेस को एक तरह से उसने बिल्कुल पटखनी दे रखी? बहुत खराब दौर देखा भाजपा का हमने। 84 में जब माननीय इंदिरा जी की हत्या हुई थी और उसके बाद जो चुनाव हुआ था जी, कुल 2 सीटें आई थी पूरे देश में जी। माननीय अटल जी यहाँ से ग्वालियर से लड़े थे, सिंधिया जी उनके खिलाफ लड़े थे जी, और वास्तव में बहुत लंबी लीड से वो चुनाव हारे। लोग झंडा लगाने में संकोच करते थे, हिचकते थे, डरते थे जी। उस दौर में भी बिल्कुल ताकत के साथ खड़े रहे। लेकिन चूंकि वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया चरैवेती का निरंतर चलते रहे अपने विचार पर जी, आखिर लोगों को सहमत होना ही पड़ा। सहमत हुए। आज 2 सदस्यों वाली सबसे छोटा दल हिंदुस्तान के अंदर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सबसे बड़ा दल है जी। लोकसभा में, राज्यसभा में, हिंदुस्तान की स्टेटों में सर्वाधिक सरकारें भाजपा की। कभी लोग, अटल जी का आपने वो सुना ही होगा जब अटल जी ने कहा था कि आज तुम हम पर हंस रहे हो, एक समय वो आएगा कि यही भारतीय जनता पार्टी और लोग तुम पर हंसेंगे जी। सच में लगातार जिस तरह से कुशाभाऊ ठाकरे जैसे त्यागी लोगों के, हमारे जो प्रचारक और संगठन मंत्री आते हैं, जीवनदानी कार्यकर्ता जो होते हैं, उनके कारण से ये पार्टी सदैव आगे बढ़ती रही। इसने कभी पलट के ही नहीं देखा जी जी। विपरीत परिस्थिति में भी संघ पर जब प्रतिबंध लगा, इमरजेंसी के समय में भी, तब भी कार्यकर्ता के मनोबल में या निष्ठा में कोई कमी नहीं आ पाई थी। बाकी के दलों में आप देखते होंगे कि विपरीत परिस्थिति में भगदड़ मच जाती है, दूसरे दलों में चले जाते हैं। आयाराम गयाराम आज भी बाकी के दलों में होता है, पर जो स्वयंसेवक निकल के आता है वो कभी किसी से विचलित नहीं होता है। विपरीत परिस्थिति में भी अडिग चट्टान की तरह अड़ा रहना, यही तो स्वयंसेवक की पहचान है। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।